सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक नम्र अपील करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को थोड़ा समय निकाल करके अवश्य सुनें, क्योंकि मेरी अपनी ये जो अभिव्यक्ति है यह कहीं न कहीं से आपकी वेदना की आवाज है। मेरी जो अभिव्यक्ति है भारत के प्रत्येक नागरिक की आवाज है, समाज के हित के लिए है, देश के हित के लिए है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं किसी रूप में हमारे साथ खड़े हों। मुझे ये भी पसंद है, अगर नेतृत्व करने की क्षमता है, सोचने समझने बताने की क्षमता है, कार्य करने की शैली है, आप आए। आदर्श के रूप में मैं आपको मानते हुए आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी क्षमता आपके अंदर नहीं बन पा रही है तो ऐसे कंडीशन में मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि जो अपनी धारणा मेरी है उसी तरह से आपकी धारणा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारा सहयोग होना चाहिए और अपना सुझाव दें, लाइक करके, शेयर करके और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आरएसजेपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बल मिलेगा। आपके सुझाव को मैं आत्मसात करते हुए अपने मिशन को और प्रबल तरीके से आगे बढ़ा सकूंगा, जिसमें आपकी सहभागिता सराहनीय होगी। आइए हम विषय वस्तु पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सवाल आम जनता के साथ उन राजनेताओं से जो 77 साल लगभग आजादी के शासन में रहे हैं और कहीं न कहीं विपक्ष में रहे हैं, यानी मैं कहूं तो सत्ता पक्ष में और विपक्ष में रहे हैं। तो सवाल भी इन्हीं से पूछा जाएगा, सवाल किसी और से नहीं पूछा जाएगा, नए राजनीतिक दल के लोगों से नहीं पूछा जाएगा, सवाल उन दलों के लोगों से नहीं पूछा जाएगा, उन राजनेताओं से नहीं पूछा जाएगा जो कभी सत्ता में नहीं रहा है। सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा जो शासन में है और पक्ष और विपक्ष की भूमिका में है। तो आइए हम राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ सवाल पूछते हैं आम जनता के रूप में चुनाव लड़ने वाले संसदीय प्रत्याशियों से जो कि शासन में रहे हैं। हम पूछते हैं उनसे कि आप बताओ कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा, मैं कहूं कि इसे राजनीति से अलग कर दिया जाए, तो आपके पास कौन सा शैक्षणिक एजेंडा है और कौन सा आपके पास आर्थिक एजेंडा है जिससे कि व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो और देश का विकास हो। ये सवाल तो बनता है जी, पूछना चाहिए। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आम जनता के साथ सवाल करेगी, सत्ता और विपक्ष के राजनेताओं से। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी सवाल करेगी, बड़ी ही प्रबलता से सवाल करेगी। देश के चाहे किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी चेहरा सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जहां सत्ता पक्ष से रिलेटेड सवाल है सत्ता पक्ष के लोगों से पूछा जाएगा और जहां विपक्ष से रिलेटेड सवाल है विपक्ष के राजनेताओं से पूछा जाएगा। इस बार पूछा जाएगा 2024 के चुनाव में उरी जैसा घटनाक्रम के लिए जिम्मेवार कौन? जवाब है भारत सरकार। पुलवामा जैसी घटना के लिए जिम्मेवार कौन? जवाब दे भारत सरकार। पठानकोट जैसी घटना के लिए जिम्मेवार कौन? जवाब दे भारत सरकार।
मणिपुर संदेश खाली जैसी घटनाएं, कृषि अधिनियम 2020 के अंतर्गत आंदोलनरत 700 किसानों की जानें चली गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन? सवाल प्रत्येक देश के नागरिक का होगा और सरकार को जवाब देना होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसे बड़ी ही प्रबलता के साथ मीडिया बंधुओं के सामने रखेगी, चौपाल के अंतर्गत रखेगी, जगह जगह जनता के बीच ये सवाल पूछेगी कि राजनेता जवाब दे राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के लोगों को और देश की जनता को। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी गतिविधियां क्या रही? आप जैसे शासन में बैठे हुए लोगों ने अग्निवीर जैसी योजना लाई, सैन्य क्षेत्र में आपने एफडीआई ला दिया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ये जनता की आवाज को अपने साथ जोड़ करके एक प्रबल आवाज के साथ आपसे पूछना चाहती है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जहां पूरी तरीके से परफेक्ट होने के लिए बॉर्डर पर सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 6 वर्ष का समय लगता है, ट्रेनिंग के अंतर्गत 4 साल की नौकरी और 4 माह की ट्रेनिंग में कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है? जहां सैनिक अपनी पूरी लाइफ को सिक्योर्ड मानते हुए अपने जीवन को देश के नाम समर्पित करता था, यह मानते हुए कि अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है, हमें देश के लिए शहादत भी अगर देनी पड़ती है, तो हमारे परिवार की परवरिश पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेवारी होगी। सरकार पूरी तरीके से उसकी पेंशन की व्यवस्था करती थी। सरकार किसी भी तरह की घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए परिवार की पूरी जिम्मेवारी अपने साथ जोड़कर चलती थी। उस सैनिक का भविष्य सुरक्षित होता था। अग्निवीर के अंतर्गत 4 साल की नौकरी करने वाला वो व्यक्ति, वह नौजवान सशंकित होगा अपने भविष्य को लेकर। क्या होगा भविष्य में कहना बड़ी मुश्किल होता है। आज जहां मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है, जहां फिजिकली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं होगा, जहां शिक्षण और प्रशिक्षण उसे पर्याप्त नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि जो क्षमता के साथ देश की सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, जिस समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए, उस समर्पण में निश्चित कमी होगी। देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी भारत सरकार से यह अपील करना चाहती है और जनता के बीच यह सवाल उठाना चाहती है कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। पूर्व की सैन्य व्यवस्था जो थी वो लागू होना चाहिए। पूर्व की सैन्य व्यवस्था की प्रक्रियाएं, जो भर्ती की प्रक्रिया थी, जो उनकी नौकरी की प्रक्रियाएं, जो टर्म ऑफ कंडीशन थी, वो लागू होना चाहिए। अग्निवीर योजना न तो देश हित में है और न तो किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में। इससे न व्यक्ति की भलाई है, न समाज की, न देश की। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देते हुए भारत सरकार को विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार से अपील करेगी और बदलाव की पहल के लिए जनमत तैयार करेगी, जिससे कि सरकार पर दबाव बन सके। आगे निजीकरण के मुद्दे पर, निजीकरण के स्थान पर सरकारी संस्थाओं को बेहतर क्यों बनाने का प्रयास नहीं करती सरकार?
सत्ता में बैठे हुए उन राजनेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के रूप में स्थापित मैं उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आवाज ये जन जन की आवाज है। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण क्यों? किसी राजनेता द्वारा ये क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है कि सरकारी संस्थाओं को बेहतर बना दिया जाए? बेहतर होगी तो कैसे होगी? बेहतर के 3 तरीके हैं। अगर आपके पास व्यू नहीं है, आप नहीं समझ सकते, तो समझने का प्रयास करें। कर्मचारियों की लायबिलिटी को फिक्स करिए, कार्यों की समीक्षा करना शुरू करिए, मोबिलिटी को लागू करिए। जिस दिन संस्थाओं में ईमानदारी से इसका अनुपालन हो जाएगा, हमारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शोषण के अलावा कुछ नहीं मिलता। सरकारी क्षेत्रों में लाइफ सपोर्ट के साथ साथ मानवीय मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व, समाज और देश की भलाई होती है, क्योंकि उसके अर्निंग से, उसके आय के स्रोत से जो भी सरकार की आमदनी होती है, उस सरकार की आमदनी से विकास होता है देश का। पब्लिक इंटरेस्ट में सड़कें बनेंगी, पब्लिक इंटरेस्ट में बिजली की व्यवस्था सुधरेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान होगा, बेहतरीन सारी नीतियां होंगी और पब्लिक इंटरेस्ट में होगी। सरकारी संस्थाओं को कमजोर करके और प्राइवेट प्लेयर को लाना, प्राइवेट प्लेयर को कहीं से वेट देना, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, किसी व्यक्ति विशेष का बढ़ावा है। अब व्यक्ति विशेष का बढ़ावा कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। अगर हम अपनी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर वो सीधा सीधा उसका मालिक होगा, उसकी आय के स्रोत स्ट्रांग होंगे व्यक्ति का, समाज और देश का नहीं। उस व्यक्ति का इंडिविजुअल लाभ होगा, उस इंडिविजुअल से राजनीतिक लाभ सत्ता पे बैठे हुए लोग ले सकते हैं, लेकिन जनहित में नहीं हो सकता। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मानना, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी निजीकरण का सख्त विरोध करती है और सरकारी संस्थाओं के बेटरमेंट के लिए प्रयास करने के लिए सरकार को विवश करना चाहती है। ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की ही आवाज नहीं, ये जन जन की आवाज होगी। मैं चाहता हूं विशेष करके आप इस पर गौर करें। गौर करने के पश्चात आप इस पर अपना कमेंट हमें दें, कमेंट बॉक्स में हमें यह बताएं कि निजीकरण कहां तक उचित है। सरकारी संस्थाओं को कमजोर करके निजीकरण कहां तक उचित है, सरकारी संस्थाओं को बंद करके। मेरा मानना है कि निजीकरण सरकारी संस्थाओं के कुर्बानी के आधार पर नहीं, निजीकरण के क्षेत्र में बढ़ावा दें, लेकिन सरकारी संस्थाओं को संरक्षित करते हुए, सरकारी क्षेत्रों को भी प्रोग्रेसिव करते हुए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस समय की पूंजीपतियों द्वारा संचालित प्राइवेट संस्थाएं होंगी और मालिक और नौकर का जो रिलेशन होगा वो दमनकारी होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सदैव सरकारी क्षेत्र के संरक्षण की पहल पक्षधर है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एजेंडे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।